Hello everybody, so welcome back to discussion of another topic from your chapter Biotechnology Principles and Processes। आपने दो मेजर प्रिंसिपल्स इसके अंदर होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसके बारे में पढ़ लिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, ओवरव्यू आपके पास है, टूल्स किस तरीके के रिक्वायर्ड होते हैं वो आप जानते हैं। अब एक एक करके जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, उस प्रोसेस को बस हम डिटेल में देखेंगे। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी और आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो उसमें मेजरली आपके पास एम्पलीफिकेशन आने वाला है, बाकी मेजर चीज़ें आपने जो है पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अब हमें क्या करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करना है या जीन मैनिपुलेशन करना है, पूरा प्रोसेस स्टेप हम सीखेंगे। प्रिंसिपल हम सीख चुके हैं, प्रोसेस हम सीखेंगे। ठीक है, तो पूरे स्टेप्स की यहाँ पर बात होती है बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जिस किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या डिजायर्ड जीन आपको चाहिए, सबसे पहले आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, आपके पास एक एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का, जिसकी मदद से आप उसके टुकड़े टुकड़े करोगे, यानी आपको बहुत सारे उसके फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होंगे। फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होने के बाद उसमें से आपको आपका डिजायर फ्रेगमेंट आइसोलेट करना है। सेपरेशन एंड आइसोलेटेड ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, जो अगर आपको याद हो तो हमने किस मेथड से किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, बात आपको पता है। अब डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट आपके पास है, दूसरी तरफ आपके पास होता है वेक्टर। वेक्टर को भी सेम चीज से कट लगाया जाता है, सेम एंजाइम से कट लगाया जाता है, और उस वेक्टर से अब आप अपने डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर से लाइगेट करने का काम करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या देखते हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या देखते हो कि जो आपके पास वेक्टर है और जो आपका डिजायर्ड डीएनए है, उनका क्या होगा, लाइगेशन। लाइगेशन होने के बाद आरडीएनए रेडी। आरडीएनए को बस क्या करना है, होस्ट के अंदर जाकर ट्रांसफर कर देना है। तो हम उठाएंगे आरडीएनए को और आरडीएनए को ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के अंदर, उठा के ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के अंदर। होस्ट का हम लोग अच्छे से करेंगे कल्चर, होस्ट का हम लोग अच्छे से करेंगे कल्चर, है ना, एक मीडियम के अंदर हम उसका कल्चर करेंगे। अब हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं, हमें पता है किस होस्ट में हमारा आरडीएनए आया है, हमारा नहीं आया है। जिस होस्ट में आरडीएनए आया है सिर्फ उसका कल्चर किया जाता है जहां पर आरडीएनए प्रेजेंट है, यानी इस स्टेप से पहले स्क्रीनिंग वाला स्टेप हो चुका होगा, आपको पता है कि किसके अंदर आया है। उसको आपको अब छोटे मोटे नहीं बेटा, लार्ज स्केल पर ग्रो करना है ना। अब आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की तरफ जाओगे, आपको लार्ज स्केल पर आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो बड़े बड़े फर्मेंटर्स में आप उस बैक्टीरिया को लेकर जाते हो। अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो ना करे, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला होस्ट बैक्टीरिया ग्रो करे, और फाइनली वो आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के देता रहे। वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बना के देता रहे और आप उसको एक्सट्रैक्ट कर जो है कमर्शियली प्योरीफाई कर यूज करते रहो, जिसे आप कहते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक एक करके इन स्टेप्स की बात की हुई है। इस सीक्वेंस पे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, इस सीक्वेंस पे 2023 में एक क्वेश्चन आया था। तो पहले बेटा आइसोलेशन होता है डीएनए का, फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, उस डीएनए का टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद उसमें से आइसोलेशन होता है डिजायर डीएनए का। कब सिर्फ आइसोलेशन ऑफ डीएनए लिखा हुआ है, कब आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट लिखा हुआ है, प्लीज इस सीक्वेंस को याद करना। पहले पूरा डीएनए सेल से आइसोलेट होगा, उसके टुकड़े होंगे, फिर उसमें से डिजायर डीएनए आइसोलेशन होगा, जो इल्यूशन से आप करते हो। फिर आप उसको वेक्टर से लाइगेट करोगे, फिर आप उसको होस्ट के अंदर डालोगे, स्क्रीनिंग करोगे, और फिर जो है बायो फर्मेंटर्स के अंदर आप उनको लार्ज स्केल पर ग्रो करोगे। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आते हैं, 2023 में आया था, तो याद रखना। सबसे पहली चीज है आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए निकालना है। जैसे मेरे सेल में से आपको इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालना है और इकोलाई में डालना है, वही सेम एग्जाम्पल याद करो तो शायद समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो मेरा कोई सेल है, कोई मान लेते हैं एनिमल का सेल है। देखो एनिमल का सेल है तो उस पर सेल वॉल नहीं होगी, क्योंकि ये एनिमल का सेल है तो इस पर सेल वॉल नहीं होगी। वहीं तुम प्लांट का सेल लो, अगर आप प्लांट का सेल लोगे तो आपको सेल वॉल मिलेगी सेल्यूलोज की बनी हुई। आप एक बैक्टीरिया का सेल लो, अगर आप बैक्टीरिया का सेल लोगे फिर आपको एक सेल वॉल मिलेगी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। वहीं आप एक फंगस का सेल लो, आप फंगस का सेल लोगे तो आपको फिर से एक सेल वॉल मिलेगी काइटिन की बनी हुई। तो जो भी सेल आप ले रहे हो बेटा उसमें अलग अलग सेल वॉल होगी, सिवाय एनिमल सेल के। आप यहाँ पर प्लांट सेल ले लो, आप यहाँ पर बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया ले लो, या आप यहाँ पर फंगल सेल ले लो, आपको हर किसी के साथ एक सेल वॉल मिलेगी। आपको अंदर से अगर इसके न्यूक्लियस में से डीएनए हटाना है, सबसे पहले तो आपको सेल वॉल ब्रेक करनी पड़ती है। हर सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए अलग तरीके का एंजाइम होता है। जैसे सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेस यूज किया जाता है। बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करने के लिए लाइजोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। फंगल की सेल वॉल की बात करेंगे अगर हम, तो फंगल की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है और उसको ब्रेक करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो जिस किसी की भी सेल वॉल बनी है, पहले तो आपको सेल वॉल ब्रेक करनी। सेल वॉल ब्रेक होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन आएगा आपके पास। सेल मेम्ब्रेन में
लिपिड की लेयर है। अंदर अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जाओगे जहां पर आपका डीएनए है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो आरएनए भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जिस पर लिपटा हुआ है आपका हिस्टोन प्रोटीन वो भी होगा। अगर उस पूरे मिक्सचर में से, न्यूक्लियस के मिक्सचर में से आपको सिर्फ डीएनए अलग करना है, तो बेटा आरएनए भी तोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन भी तोड़ना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करते हो, पूरे मिक्सचर को सेंट्रीफिकेशन मशीन में घुमाते हो। सेंट्रीफिकेशन मशीन में घुमाने के बाद जो ये डीएनए के टुकड़े रहे होंगे ये ऊपर उठ जाएंगे, है ना, सेटल कर जाएंगे यहाँ पर, और आपके पास एक सुपर नेटेंट लिक्विड होगा। उसको आप फिर से अलग करोगे, उसके अंदर आरएनए भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। आप आरएनए तोड़ने के लिए आरएनएज यूज करोगे, आप प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीनेज यूज करोगे। अलग अलग एंजाइम डालते जाओ, बाकी सारी चीजें डाइजेस्ट होती जाएंगी। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए। अब वो जो डीएनए आपको दिखेगा वो धीरे धीरे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो डीएनए रह गया, बाकी सब चीजें आपने हटा दी, फेंकते गए। हर स्टेप के बाद सेंट्रीफिकेशन करते रहो, भारी चीजें सेटल हो जाएंगी, हल्की चीजें फेंकते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनली जब डीएनए रह जाएगा उसमें आप डालोगे चिल्ड इथेनॉल, उस फाइनल स्टेप में आप डालोगे चिल्ड इथेनॉल, जो आपके डीएनए को प्रेसिपिटेट होने में मदद करेगा। और डीएनए थ्रेड की तरह आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक इस तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आपको धागे धागे डीएनए के दिखाई देने देते हैं, तो यहाँ पर एक रोड होती है जो नीचे से ऐसे थोड़ी बल्जिंग वाली रोड होती है, उससे आप इस तरीके से उस मिक्सचर को मूव करते हो, ज्यादा तेज नहीं, ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से मूव करते हो, आपके थ्रेड उसके अंदर लिपटते रहते लिपटते रहते लिपटते रहते, और आप ऐसे कर कर पूरा जो डीएनए वो बाहर निकाल लेते हो। उसको बोलते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं स्पूलिंग ऑफ डीएनए। तो ये हमें करना होता है इस आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है, आपके पास न्यूक्लिक एसिड है जिससे आपने निकालना है, चाहे वो डीएनए है या आरएनए, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल बनाने का काम करता है। जिसमें डीएनए हम जानते हैं ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल डीएनए का ही बना होता है। अगर मैं उस डीएनए को इफेक्टिवली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहती हूँ, तो पहले मुझे एकदम प्योर डीएनए मेरे हाथ में होना चाहिए, जिसके साथ कोई भी और सेल्यूलर कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तब भी तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर अच्छे से कट लगा पाएगा। डीएनए के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। सो ब्रेकिंग द सेल इज नेसेसरी टू रिलीज द डीएनए। पहले तो सेल तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। अंदर आओगे तो अंदर आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल है जिन्हें आपको अलग करना पड़ेगा। This can be achieved by treating bacterial cell or plant and animal cell with enzymes such as, आप लाइजोजाइम यूज करोगे बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए, आप सेल्यूलेज यूज करोगे प्लांट सेल की सेल वॉल तोड़ने के लिए, और काइटिनेज यूज करोगे फंगस की सेल वॉल तोड़ने के लिए आया हुआ है। सेल वॉल टूटेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन है पॉलीसेकेराइड की, तो आप लाइपेजेस यूज कर लो, लिपिड टूट जाएगा। आप प्रोटीनेज यूज कर लो, आप आरएनएज यूज कर लो, जितने भी बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सब टूटते जाएंगे। आप सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको अलग करते जाना, अलग करते जाना। फाइनली सिर्फ डीएनए रह जाएगा, उसको चिल्ड इथेनॉल डाल के और स्पूलिंग से अलग कर लेना, बस उसी को आइसोलेशन कहते हैं। तो बेटा आपको अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पर बता भी दिए कि अगर पेप्टिडोग्लाइकन है तो लाइसोजाइम यूज कर लो, सेल्यूलोज है तो सेल्यूलेज यूज कर लो, काइटिन के लिए काइटिनेज यूज किया जाता है, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस यूज किया जाता है, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यूज किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं इंसर्ट करोगे। डीएनए तोड़ना नहीं है, डीएनए एज इट इज आपको निकालना है। और प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए आप प्रोटीएज यूज करोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, as genes are located on long DNA molecule intertwined with proteins like histone भी है वहां पर, RNA भी है वहां पर, तो उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उनको एलिमिनेट करने के लिए आप यूज करोगे या तो राइबोन्यूक्लियस, या प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए यूज करोगे प्रोटीएज। बढ़िया। बाकी जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको अपने अपने ट्रीटमेंट से क्लियर करते जाना, लिपिड है तो लाइपेज डाल देना, उनको क्लियर करते रहना। फाइनली जब ये चीजें अलग हो जाती हैं बेटा, आप लास्ट में ऐड करते हो चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, जो डीएनए बच गया उसको प्रेसिपिटेट करता है। अब वो धागे धागे आपको दिखने लगते हैं, फाइन थ्रेड्स आपको दिखने लगते हैं उस मिक्सचर में, उसको आप सेपरेट करते हो फाइनली किस प्रोसेस से, जिसको कहा जाता है स्पूलिंग। बहुत बढ़िया तरीके से इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। देखो सारे सेल यहाँ पर है, सेल का कुछ उम्मड़ बना दो, थोड़ा लाइसिस कर दो उसका, आप होमोजेनेट बना सकते हो, ठीक है। सेल्स के अंदर आप क्या कह रहे हो, सेल्स आर लाइज्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट दैट डिसरप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले आप ट्रीट करोगे पेप्टिडोग्लाइकन से, अगर बैक्टीरिया है तो काइटिनेज से, अगर फंगस है तो सेल्यूलेज से, अगर प्लांट है तो सेल वॉल हट गई, अब बची सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हटाने के लिए क्या करोगे, ऐसा डिटर्जेंट डालोगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देगा। अब अंदर आओगे तो सेल के कंटेंट से अंदर बहुत सारे लिपिड भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है ना। आप प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीएज यूज कर लो, आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप आरएनएज यूज कर लो। जितने ज्यादा चीजों के टुकड़े होंगे उतना ज्यादा सेल का डेब्रिस बनेगा, यानी वो चीजें जो डाइजेस्ट हुई हैं जिनके टुकड़े बने हैं। आप इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओ, जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूगेशन में इसको लेकर आओगे बेटा, आप देखोगे कि आपको पैलेट मिलेगा। जितना भी ये टुकड़ा टूटा था ये सब पैलेट में नीचे हैवी सेटल हो जाएगा। जो सुपर नेटेंट लिक्विड है उसमें सिर्फ आपका डीएनए बचेगा।
उस ऊपर वाले लिक्विड को, नीचे वाली चीज आपको डिस्कार्ड करनी होती है, ऊपर होता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सारा डेब्रिस मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, जिसमें टुकड़े आरएनए के हैं, टुकड़े प्रोटीन के हैं, सारा डेब्रिस नीचे आ गया पेलेट की फॉर्म में। ऊपर जो लिक्विड है आपके पास सुपरनेटेंट है, उसमें सिर्फ डीएनए मिक्स है, क्योंकि वही नहीं टूटा, बाकी तो सब टूट चुका है। उसको एक क्लीन ट्यूब के अंदर लो जिसमें सिर्फ डीएनए होगा। उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए इथेनॉल डालो, चिल्ड इथेनॉल डालो, एकदम वो प्रेसिपिटेशन कोज करता है। और उन स्ट्रैंड्स को फिर आप धीरे धीरे एक ग्लास रोड से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए स्पूलिंग कर लो, बाहर निकालो। और जैसे ही इसको बाहर निकालोगे ना बेटा, पूरा धागा डीएनए का इस तरीके से बाहर आ जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से ये स्पूलिंग फिर आपकी हो जाती है। तो ये पूरा स्टेप आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। डीएनए जो हाथ में आ गया है उसको कट करना है। हमें पता है मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट क्या है, डिजायर्ड फ्रेगमेंट के पास जो भी रिकॉग्निशन साइट होगी उसकी मदद से हम उसको कट लगवा देंगे। अब कट लगवाएंगे तो डीएनए के बहुत टुकड़े हो चुके होंगे, क्योंकि रिकॉग्निशन साइट तो बहुत सारी जगह हो सकती है। तो डीएनए के इतने सारे टुकड़ों में से आपको आपका फ्रेगमेंट पहचानना है, जो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहचानोगे। उससे पहले आपको डीएनए को कट लगवाना है। तो जैसे ही ऑप्टिमल कंडीशन आपको मिलती है, जो डीएनए भी अपने स्पूलिंग से आपको प्योर डीएनए मिला, उसमें कुछ नहीं है, आरएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, सिर्फ डीएनए है, उसको आप डाल दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, और जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो दे दो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना डाइजेशन करेगा, है ना, वो कट लगा देगा तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। उसको आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करो। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज का है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरफ मूव करेगा। तो लेंथ के बेसिस पर ये सारे डीएनए आपके अलग अलग हो जाएंगे। वेक्टर डीएनए के लिए भी आप सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। वेक्टर को भी ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कर सकते हो, आपको अलग अलग सेगमेंट्स मिलेंगे। जहां आपको दोनों के डिजायर्ड सेगमेंट्स मिलते हैं जिनका लाइगेशन करना है, फिर उनको आप आगे कहाँ लेकर जाते हो, लाइगेशन। कटिंग हुई, कटिंग के बाद आप वेक्टर और आपका डिजायर डीएनए दोनों को ज्वाइन करते हो आरडीएनए बनाने के लिए। लेकिन बेटा ये स्टेप फिर भी बाद में किया जाता है, ये स्टेप फिर भी लेटर ऑन किया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब हमारे एक सेल से डीएनए निकलता है ना, वो डीएनए कोई बहुत ज्यादा नहीं निकलता। स्पूलिंग से जो डीएनए निकलता है वो बहुत ज्यादा नहीं निकलता, और बहुत बार फ्रेगमेंटेशन के टाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम हो सकता है आपकी पूरी टेक्निक गलत होगी, डीएनए तो वेस्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलते, कभी कभी हो सकता है इतना डीएनए आपको मिले ही ना, और अगली स्टेप में वो डीएनए खत्म हो जाए, तो फिर आप उसको आरडीएनए तक कैसे लेके जाओगे, आप उसको चेकिंग तक कैसे लेके जाओगे? तो याद रखना, जब भी कभी डीएनए का अमाउंट कम हो, चाहे आप अगले वाले चैप्टर में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेरे साथ पढ़ोगे कि क्राइम सीन पे किसी क्रिमिनल को थोड़ा सा डीएनए मिला, इतने से डीएनए से कैसे काम करे। तो जब भी हमें डर लगे कि डीएनए की अमाउंट कम है, आगे ये वेस्ट भी हो सकता है, इतने से डीएनए से इतना सारा काम करना है, तो पहले तो डीएनए को एम्पलीफाई कर रख लो, ताकि आपकी वो टेंशन तो खत्म हो जाए कि डीएनए थोड़ा है। हो सकता है ना डीएनए मेरे पास थोड़ा आरडीएनए बनाने में ही खत्म हो जाए, या अच्छे से आरडीएनए मेरा बन भी ना पाए और मुझे ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़े। आपको ये पूरा प्रोसेस बार बार ना करना पड़े, तो जो आपको स्पूलिंग से डीएनए मिलता है उसको पहले लेकर जाओ एम्प्लीफिकेशन। अपने डीएनए को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसका आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसमें आपको आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल चुका है कि मुझे तो इस फ्रेगमेंट के साथ खेलना है, मुझे तो इससे आरडीएनए बनाना है, मुझे इसको आगे लेके जाना है। आपका वो फ्रेगमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके वो फ्रेगमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको एम्पलीफाई करके रख लो। एम्पलीफाई करने के लिए जो टेक्निक आप यूज करते हो वो है आपके पास पीसीआर। एम्पलीफाई करने के लिए जो टेक्निक आप यूज करते हो वो है आपके पास पीसीआर। पीसीआर को बोलते हैं प्यार से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या पीपल्स चॉइस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये टेक्निक जो साइंटिस्ट लाए थे उनका नाम था कैरी म्यूलिस इन द ईयर 1985। ये साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया टेक्निक थी इनके पास। इन्होंने क्या कहा कि डीएनए को हम बाहर क्यों नहीं रेप्लिकेट कर लेते, हम किसी सेल का क्यों वेट करें डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। अगर मेरे पास मान लो बहुत नैनोग्राम में बहुत थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मैं मशीन में बाहर इसके कितनी कॉपीज चलवा के, कितनी बार ये साइकिल रिपीट करके बहुत सारी कॉपीज इस डीएनए की ऑब्टेन कर सकती हूँ, यानी इसे एम्पलीफाई कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मुझे पता है कि रेप्लिकेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मुझे पता है सबसे पहले तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होता है, इनका डीनेचरेशन करना होता है, इनके दोनों स्ट्रैंड्स को आपको दूर करना है। फिर आपको पता है एक आरएनए प्राइमर होता है जो 5 प्राइम एंड पे जाकर ज्वाइन करता है ना। एक आपके पास रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, और रेप्लिकेशन फोर्क में प्राइमर जुड़ता है। प्राइमर जुड़ने के बाद जो सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है या साइटोसिन है, वो इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करता है और फिर आगे से आगे चेन बनाता जाता है। इस डायरेक्शन में भी बनाता जाता है, इस डायरेक्शन में भी बनाता जाता है ना। हालांकि डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 रहती है, पर दोनों के लिए आपके पास एक चेन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है। तो किन किन चीजों की मुझे जरूरत पड़ी? पहले मुझे चाहिए एक हेलिकेज एंजाइम जो कि डीएनए को अलग करे, है ना। मुझे चाहिए एक प्राइमर बनाने वाला। अगर मैं एक सेल के अंदर बात करूं बेटा, तो जो प्राइमर बनता है ना वो आरएनए का प्राइमर होता है, आरएनए का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, इसीलिए बाद में उस आरएनए को हटाकर वहां पर डीएनए डालना पड़ता है। लेकिन मैं तो बाहर मशीन में बना रही हूँ ना,
तो मैं आरएनए क्यों डालूंगी? तो जो मशीन में प्राइमर यूज किया जाता है वो डीएनए का बना हुआ प्राइमर होता है, ताकि उसको बाद में हटाने का झंझट हो ही ना। आपको बनाकर भेजना है ना, आप डीएनए का प्राइमर बनाकर भेज दो। आपको क्या 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट बनाकर भेजना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप प्राइमर बना के दो डीएनए का, जिसको बाद में हटाना ना पड़े। आपको पता है चेन एलोंगेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज दे दो, बहुत बढ़िया बात है। डीएनए पॉलीमरेज किस किस को उठाकर चेन बनाएगा? तो चारों न्यूक्लियोटाइड दे दो, एटीजीसी दे दो। लेकिन क्या मुझे हेलिकेज एंजाइम भी अलग से देना पड़ेगा? नहीं। तो मशीन में जब ये काम करना था तो सोचा गया दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हेलिकेज नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं हाई टेम्परेचर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हाई टेम्परेचर में प्रोटीन भी खराब होता है, डीएनए भी डीनेचर होता है। हाई टेम्परेचर में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाती है, तो डीनेचरेशन के लिए चलो हाई टेम्परेचर यूज कर लेंगे। प्राइमर हम डीएनए का बनाकर बाहर से भेज देंगे। एक डीएनए पॉलीमरेज हमें देना पड़ेगा, साथ में एटीजीसी देना पड़ेगा, जितनी चाहे उतनी कॉपीज बनवा लो एक बटन पे। इसको कहते हैं पीसीआर, इस टेक्निक को कहते हैं पीसीआर। बहुत सिंपल सी चीज है, बट क्योंकि उन्होंने पहला इनिशिएट किया तो कैरी म्यूलिस को इसका बहुत क्रेडिट दिया जाता है। एक डाउट, एक कंफ्यूजन यहाँ पर आया था कि अगर आप डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए हाई टेम्परेचर यूज करोगे, और ये हाई टेम्परेचर बेटा 90 से 92 डिग्री सेल्सियस तक का है। हमारी बॉडी के एंजाइम्स को ना 37 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम पे रहना आता है, या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ हाई कंडीशंस मेंटेन करनी आती है, पर 90 से 92 में तो आपका एंजाइम भी खत्म हो जाएगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे करेगा? हमारी बॉडी से अगर डीएनए पॉलीमरेज निकालोगे और यूज करोगे, उसको 37 पे काम करना आता है, वो 92 पे कैसे काम करेगा? तो क्या किया गया बेटा, ये डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया ऐसे बैक्टीरिया से जिनको हॉट स्प्रिंग्स कंडीशन में रहना आता था, जिनको हाई टेम्परेचर में रहना आता था। तो वो बैक्टीरिया जो कि हमें हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे थे, हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे थे, आपने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। आपने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से आपको मिलता है टैक पॉलीमरेज, एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। आपको मिला टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज आप यूज करो, यूज कर कर वो बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पर काम करना है, तो वो अपना काम कर लेगा बढ़िया से। लेकिन एक दिक्कत अभी भी है, टैग पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग उतनी अच्छी नहीं है, वो इतने अच्छे से डीएनए नहीं बनाता। अब हम दूसरे एंजाइम्स हमको मिल चुके हैं जिनका हम यूज कर लेते हैं, पर आपको अपने सिलेबस के लिए टैग पॉलीमरेज ही याद रखना, उतना काम काफी है। पूरे इस रिएक्शन को 3 स्टेप्स में बांटा गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करेंगे, यानी डीनेचरेशन करेंगे। डीनेचरेशन के लिए हम कोई बैक्टीरिया नहीं, बस हाई टेम्परेचर का यूज करेंगे, डीनेचरेशन हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम अनीलिंग करेंगे, यानी प्राइमर ऐड करेंगे, और वो प्राइमर भी हमने डीएनए का बनाकर दिया हुआ है। लास्ट स्टेप में एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन करने के लिए हमने टैग पॉलीमरेज दिया हुआ है, वो एक्सटेंशन कर लेगा। तो इतने से डीएनए से आप मल्टीपल कॉपीज में जितना चाहे उतना डीएनए बना लो। फॉर्मूला होता है 2 to the power n, और n मतलब जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स आप रन करोगे उतनी बार आपका डीएनए डबल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कि इतनी साइकिल बाद कितना डीएनए बन चुका होगा, तो 2 to the power n में आप इसको रख दीजिए। ठीक है। पीसीआर क्या है? इन विट्रो रेप्लिकेशन है डीएनए का। आप सेलेक्टिवली जो आपका डिजायर डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका एम्पलीफिकेशन करवा सकते हो, एक पर्टिकुलर रीजन का एम्पलीफिकेशन करवा सकते हो। ये जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट आपने क्लोनिंग पर्पस के लिए बनाया है, अगर उसका अमाउंट कहीं से भी आपको कम मिले स्पूलिंग में, तो वो आगे खत्म ना हो जाए, तो यहीं पर उसको पहली बात तो आप स्पूलिंग के बाद उसमें कट लगाते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटरमाइन करते हो यही मेरा डीएनए, और वो बहुत छोटा है, तो उसको पहले एम्पलीफाई कर लो ताकि आगे आरडीएनए बनाने में दिक्कत ना हो। द फाउंडेशन ऑफ दिस मेथड लाइज इन फैक्ट that when a double stranded DNA molecule is subjected to high heat, पहले उसको अगर आप हाई हीट दोगे तो स्ट्रैंड्स हो जाएंगी सेपरेट, स्ट्रैंड्स हो जाएंगी सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल आपके पास है, वो रेप्लिकेट करेगा डीएनए पॉलीमरेज से, तो आपको क्या होगा, ओरिजिनल डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। मल्टीपल कॉपीज डीएनए की आपको मिलेंगी, इन विट्रो मिलेंगी। 2 सेट आपको प्राइमर के चाहिए, और एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो, हाई टेम्परेचर में स्टेबल हो, और 2 सेट के आपको प्राइमर चाहिए जो डीएनए के बने हो। देखो यहाँ से भी पीवाईक्यू आया हुआ है। पूरा प्रिंसिपल 3 स्टेप में। आपके पास एक डीएनए का टेम्पलेट होता है, जैसे आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे, जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, तो एक डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ पर आएगा। इस डिजायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट का आप क्या करोगे, any sample that contains one or more than one target DNA molecules to be amplified can serve as template, है ना। जिस भी सैंपल में आपका टारगेट डीएनए है वो आपके सैंपल की तरह काम करेगा। आपको एंजाइम चाहिए नया डीएनए बनाने के लिए, एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, कितने हाई, 90 से भी ऊपर,
उसके लिए हमें मिला हुआ है टैग पॉलीमरेज, जो हमें बैक्टीरिया से मिला थर्मस एक्वेटिकस, जो हम पीसीआर में यूज करते हैं। और भी बहुत से टेम्परेचर स्टेबल पॉलीमरेज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहते हैं, और इनका काम होता है डीएनए का डीनेचरेशन करना। दो प्राइमर आपको चाहिए, ये आप बाहर ही सिंथेसाइज करोगे। ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है और ये डीएनए को टारगेट करके खुद डीएनए के ही बने होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो प्राइमर्स हैं, दे आर पोजीशनड इन सच अ वे दैट डीएनए सिंथेसिस कैन अकर टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों तरफ आपका डीएनए सिंथेसिस हो सके। एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर बाय यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, आपने न्यूक्लियोटाइड दे रखे, डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता जाएगा, नया स्ट्रैंड बनाता जाएगा। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो आपको मिलेगा, फिर आप उसको वेक्टर से लाइगेट करते रहेंगे। वेक्टर आपके पास बहुत सारा है, आपके पास अमाउंट ऑफ डिजायर्ड डीएनए भी बहुत सारा होना चाहिए जिसको आप वेक्टर से लाइगेट कर सको और फाइनली होस्ट में डाल के उसकी क्लोनिंग करा सको। पहला स्टेप डीनेचरेशन का होता है, जिसमें टारगेट की मेल्टिंग करनी है, टेम्परेचर है 94 से 96, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। दूसरा स्टेप अनीलिंग का है, जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टेम्पलेट्स दोनों तरफ अटैच होते हैं। अनीलिंग करने के लिए टेम्परेचर आप थोड़ा सा कम लेकर आते हो, जो 94 से 96 था उसको 40 से 60 पर लेकर आते हो। एक बार प्राइमर उस पर अटैच कर गए, प्राइमर अटैच करने के बाद आपको करवाना है एक्सटेंशन, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज जिसमें मदद करता है। एक एक करके नए नए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करता रहता है, उसको मैग्नीशियम चाहिए। ये प्राइमर टुवर्ड्स ईच अदर ग्रो करेगा, है ना, और दोनों प्राइमर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को कॉपी कर देंगे। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 72। टेम्परेचर जरूर याद रखना कि डीनेचरेशन के लिए हाई चाहिए 94 से 96, अनीलिंग के लिए 40 से 60 मैक्सिमम अमाउंट का टेम्परेचर चाहिए, और वापस एक्सटेंशन करने के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर ही एक्सटेंशन करता है। हाई टेम्परेचर पर कितना हाई, 72 डिग्री पर टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन करता है, 40 टू 60 पर अनीलिंग करता है। ये बात हुई आपके पीसीआर की, डायग्राम से भी दिखाए हुए। आपके पास ये पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। पहले आपने इसको 94 से 96 डिग्री सेल्सियस इतना हाई टेम्परेचर दिया कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड अलग होगी। यहाँ पर देखो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में जुड़ी रहती है बेटा। लेकिन आपने जैसे हाई टेम्परेचर दिया ये सेपरेट होगी, आपने उसको हीट दिया तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप अनीलिंग करोगे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस में, दोनों तरफ आपके डीएनए के बने हुए प्राइमर्स यहाँ पर अनील कर जाएंगे। डिपेंड करता है कितना बड़ा प्राइमर है उतना ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। फाइनल स्टेप में आपका टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन करता है लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर ये मूव करता है और कॉपी बनती जाती है। इस तरीके से अगर आपने 30 साइकिल कर ली तो 1 बिलियन टाइम तक आप करके ले, बहुत हाई स्पीड से जो है नंबर इसका एम्पलीफाई होता रहता है। पीसीआर कहाँ कहाँ यूज होता है? पीसीआर पैथोजन को डिटेक्ट करने में यूज होता है, जैसे एचआईवी वायरस। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप ये चीज डिटेल में पढ़ोगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बहुत ज्यादा पीसीआर से खींचती है। मान लो किसी का डीएनए है, बहुत थोड़े से अमाउंट में आपको वो डीएनए मिला है, और आपको उस डीएनए के साथ आगे जाकर स्टडी करना है। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जिसने आपको अटैक किया है, आपको पता है वो वायरस ये वाला आरएनए आपकी बॉडी के अंदर लेकर आता है। आप उसका आरएनए निकालिए, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको डाउट है कि उसको इन्फेक्शन है, आप उसका आरएनए निकालिए या डीएनए निकालिए और उसके रिस्पेक्ट में प्राइमर देकर पीसीआर में डाल दीजिए। अगर एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ इसका मतलब वो डीएनए नहीं है, आपको इन्फेक्शन नहीं है। आरटीपीसीआर याद है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। आरटीपीसीआर कोविड के टाइम पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी या नेगेटिव, उसके सेंस में भी हम पीसीआर कैसे डायग्नोज करने में मदद करता है ये सीखेंगे अगले चैप्टर में, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखो डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मेजरली डायग्नोसिस, प्रीनेटल कोई चीज का डायग्नोसिस करना है, किसी प्लांट पैथोजन का डायग्नोसिस करना है जैसे टीएमवी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पीसीआर का होता है, क्योंकि जब भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो, डीएनए देखने के लिए बहुत थोड़े अमाउंट में वो डीएनए आपके पास होता है, आपको पहले उसका पीसीआर करना पड़ता है, फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैचिंग करते हो, तो वहां पर काम है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, क्योंकि पीसीआर में बेटा हम प्राइमर किससे अटैच करेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं, है ना। अगर कोई म्यूटेशन आपको पीसीआर में पता नहीं लगेगा, या मेजर चीज पीसीआर का हेल्प ये होता है कि अगर कोई डीएनए जिससे आपको कोई भी काम करना है, कोई भी डायग्नोसिस करना है, वो डीएनए है ही थोड़ा, पहले उसको एम्पलीफाई करोगे ताकि वो डिटेक्टेबल अमाउंट में आए, फिर आप उसको डिटेक्ट कर सको। तो जी हाँ, डायग्नोसिस में तो बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा। जीन थेरेपी में भी पीसीआर का काम है। जीन थेरेपी में भी जब आप स्टडी करोगे आगे जाकर, तो एक पर्टिकुलर जीन जब आप चेंज कर रहे होगे उसमें भी डीएनए आपको एम्पलीफाई की जरूरत कब नहीं पड़ती, हमेशा पड़ती। एम्पलीफिकेशन बहुत से डायग्नोसिस में यूज होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेजरली याद करना। एक छोटी सी चीज सदन हाइब्रिडाइजेशन, वैसे मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में भी आपके पास आ जाती है। सदन हाइब्रिडाइजेशन मतलब किसी डीएनए को पहचानने के लिए उस डीएनए का नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पर ले लेना।
अगर मैंने पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया और मेरे को बहुत सारे बैंड्स मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं मिल रहे, मुझे बहुत सारे बैंड्स मिल चुके हैं, मुझे इन बैंड्स का साइज तो पता है कि ये 10 KB का है, ये 20 KB का है, लेकिन 20 KB पर भी तो बहुत सारे बैंड्स हैं, उनमें सीक्वेंस मेरा ही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या किया जाता है बेटा? सदन हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद भी आपको पहचानना है कि ये 20 KB वाला इंसुलिन हो सकता है, उसमें और भी तो जीन्स हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा इंसुलिन है? तो बेटा आप इंसुलिन के कॉम्प्लीमेंट्री एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाओगे। आपको आपके इंसुलिन जीन पता है, आप उनके अगेंस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हो, और उसका आप फॉस्फोरस या कुछ भी रेडियो लेबल्ड कर देते हो। अब क्योंकि वो रेडियो लेबल्ड है तो इसको आप बोलते हो सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो लेबल्ड को आप बोलते हो प्रोब। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब आपको आपका डिजायर्ड डीएनए पहचानने में मदद करेगा, लेकिन आप जानते हो कि प्रोब जो अपना कॉम्प्लीमेंटेशन है वो जेल पे तो कर नहीं सकता ना बेटा, जेल पे जाकर तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं। तो पहले आपको इसका रेप्लिका बनाना पड़ता है एक अलग नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे, है ना। आपको एक मेम्ब्रेन लेनी पड़ती है जिसको इस पे मतलब एक्चुअली आप ब्लॉटिंग पेपर्स का यूज करते हो, है ना, और ब्लॉटिंग का यूज कर कर आप इसको ब्लॉटिंग पेपर्स पे लेते हो पहले, ठीक है। फिर आप प्रोब से इसको हाइब्रिडाइजेशन करने देते हो, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर आपको एक कलर दिखाई देता है और आपको आपका डीएनए पहचान में आ जाता है, यही सदन हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप एक पर्टिकुलर डीएनए सैंपल डिटेक्ट करना चाहते हो तो आप सदन हाइब्रिडाइजेशन करोगे। सदन हाइब्रिडाइजेशन में आपने फ्रेगमेंटेशन किया, आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, आपको सेगमेंट पता चल गया आपका कौन सा है, लेकिन फिर भी आप उसे ब्लॉटिंग कर कर एक अलग मेम्ब्रेन पर लोगे, है ना, नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन पर लोगे, तो डीएनए का वहां पर आपके पास हिस्सा आ जाएगा। फिर अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉप बनाया जिसको आपने लेबल कर रखा है, रेडियो एक्टिव लेबल कर रखा है, वो रेडियो लेबल्ड है। अगर वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, आप उसको हाइब्रिडाइजेशन होने दो, वॉश कर दो, जिसमें सच में एक्चुअली बॉन्ड बना होगा वो वहीं पर जुड़ जाएगा और आपको लाइट एमिट होती दिखाई देगी, वहां से आप फाइनली डिटेक्शन कर पाओगे, इसको आप बोलते हो सदन हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना, डीएनए डिटेक्शन के लिए जो यूज करते हैं दैट इज सदन हाइब्रिडाइजेशन, आरएनए डिटेक्शन के लिए जो यूज करते हैं दैट इज नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। ये सेम चीज अगर मैं आरएनए के डिटेक्शन के लिए यूज करूं, है ना, इस बार पूरा फ्रेगमेंटेशन हम आरएनए का करेंगे, इस बार हम ऑब्टेन आरएनए करेंगे, तो ये सारी चीज अगर मैं आरएनए के लिए करूं बेटा तो इसको आप नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन करते हो, कहते हो, और ये सारी चीज अगर हम प्रोटीन के लिए करें तो इसे आप वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन, तब आप वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन ये वर्ड यूज कर, ये वर्ड आप यूज करते हो, ये वर्ड करेक्ट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जानना नहीं था, बस इतना जानना सदन हाइब्रिडाइजेशन में ब्लॉटिंग होती है, डीएनए के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो लेबल प्रोब यूज होता है, बस इतना काम, ठीक है। आपको आपका डीएनए मिल गया, अब आपको डीएनए को आपने वेक्टर से ज्वाइन किया, डीएनए लाइगेज का यूज किया, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको होस्ट सेल के अंदर भेजना है। कौन सा होस्ट सेल किसके लिए कॉम्पिटेंट होता है, कौन सा प्लाज्मिड बेटर होता है, कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, हीट शॉक मेथड है, डाइवेलेंट कटायन का यूज करना है, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड है, हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन है, तो बहुत सारे मेथड होते हैं कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, पहले इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं था, आपने यहाँ पर एक आरडीएनए क्रिएट किया और इसके अंदर अटैच किया, तो अब आपके बैक्टीरिया के पास ये आरडीएनए आ गया है और उसके साथ सारे कैरेक्टरिस्टिक भी इसके अंदर आ गए हैं। रीड कर लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द फोरेन डीएनए कैरिंग द डिजायर्ड जीन एंड द वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड डीएनए, आप दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे, सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स मिलेंगे या ब्लंट एंड्स मिलेंगे आपको। ये जो आपने कट किया इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। दोनों ज्वाइन करेंगे उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज बेटा। द कॉम्प्लीमेंट्री sticky ends of the two DNA molecules are joined to form a combinant, recombinant या chimeric DNA। जब डीएनए जुड़ जाता है ना, वेक्टर का और आपका डिजायर्ड डीएनए अटैच हो जाता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक टर्म आप इसके लिए यूज करते हो। द लाइगेज क्रिएट्स न्यू बॉन्ड्स बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप टू जॉइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो लाइगेज एंजाइम है वो एक्चुअली फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। अगर आप देखो तो वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है जहां पर वो अटैच कर रहा है, ठीक है। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द लाइगेटेड डीएनए इनटू होस्ट सेल। बहुत से डायरेक्ट मेथड है होस्ट सेल में एंट्री करवाने के लिए, बहुत से इनडायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं। कौन कौन से मेथड्स है होस्ट सेल में एंट्री करवाने के लिए, देखो। For example, if recombinant DNA
कैरिंग द जीन फॉर रेजिस्टेंस, जैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस वाला जीन है, टू द एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस उसके अंदर आ रहा है और उसको आप इकोलाई में डाल रहे हो, होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड एंड रेजिस्टेंट टू पेनिस एम्फिसिलिन। अगर वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं कर पा रहा, मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर पा रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है। अब वो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, ये तब पता चलेगा जब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करके दिखाओगे। तो यही चीज है जिसको आप सेलेक्टेबल मार्कर कहते हो। If these bacteria are then cultured on a plate containing ampicillin, only the resistant form will grow, while the others will not, as the ampicillin resistant gene act as the selective marker. तो ये चीज पूरा स्क्रीनिंग और सिलेक्शन का आप डिटेल में देख चुके हो, वही याद रखना, ये मत भी याद रखना तो चल जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत बढ़िया से उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स, अब आपने आरडीएनए इकोलाई में डाल दिया, आपने सेलेक्ट भी कर लिया कि ये वाला मेरा इकोलाई है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफर किया है, जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट रह जाए वो आपका आरडीएनए नहीं है, जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट ना हो वो आपका आरडीएनए है। जब आपको आरडीएनए मिल जाएगा, वहां पर आपको आपका फॉरेन जीन का प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके लिए हमने ये सारा तामझाम किया था, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप उसको एक सेल में इंट्रोड्यूस करते हो तो वो सेल के अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है, ओआरआई उसके पास है, डीएनए पॉलीमरेज वो यूज करता है और वो रेप्लिकेट करता है। द गोल इज ऑफन टू प्रोड्यूस अ द गोल इज ऑफन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोटीन, दस एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए इज क्रूशियल। जो डीएनए अंदर गया वो एक्सप्रेस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी मेहनत तो हम इसीलिए करें ना, क्योंकि हमें हमारी मर्जी का प्रोटीन चाहिए, हमें हमारी मर्जी का ड्रग चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे ऑप्टिमल कंडीशन। अब हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। हमें एकदम ऑप्टिमल कंडीशन हमारे बैक्टीरिया को देना है, कोई कंटामिनेशन नहीं होने देना, अच्छा पीएच, अच्छा टेम्परेचर, ताकि वो भर भर कर हमें प्रोडक्ट्स बना के दे। मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन वंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लोन्ड। आपने होस्ट का नंबर बढ़ाया, सेल डिवीजन किया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल क्लोनिंग हो गया, अब आप उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हो। बेटा अगर ये जो मैंने होस्ट डिटरमाइन किया कि ये मेरा होस्ट है जिसके अंदर मेरा आरडीएनए आया हुआ है, मैं लैब में एक टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करूँ तो मैं कितना की प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लूंगी। लेकिन जब हमें लार्ज स्केल पे चीज चाहिए होती है तो बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स, बड़े बड़े बायो फर्मेंटर्स में एक एक लीटर के ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, है ना, एक एक लीटर के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज स्केल में जो है आपका बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है जो आप मार्केट में लेकर आते हो। ठीक है। अब प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फॉरेन होस्ट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो डीएनए था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, तो जो प्रोटीन आपको मिला उसको क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स कंटेनिंग द क्लोन्ड जीन्स कैन बी ग्रोन इन द लैब फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। वो जो सेल है जो ग्रो कर रहे हैं, जिनमें आपका क्लोन जीन है, उनको आप लैब में लेके जाओ, खूब ग्रो करो, वहां से आप अपने फायदे का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करो, प्यूरिफाई करो और उसको मार्केट में आप लेकर आओ। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसे आप लैब में भी ग्रो कर सकते हो, उसे आप इंडस्ट्री में भी ग्रो कर सकते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लैब के अंदर आपको वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑब्टेन होगा, जबकि इंडस्ट्री में आपको लार्ज अमाउंट में ऑब्टेन होगा। लैब में आप उसे छोटी सी पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में बनाओगे, लेकिन इंडस्ट्रीज में उसे बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स या बायो फर्मेंटर्स में बनाओगे। नाम हम माइक्रोब वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, तो वहां हम उन्हें बायो फर्मेंटर्स में ऑब्टेन करेंगे। लैब में हम इसको रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, पर अगर हम इंडस्ट्री में ये काम करें, हम किसी रिसर्च के लिए नहीं करें, हमें कमर्शियली उस प्रोडक्ट को बेचना है, इसलिए हम उसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। आई थिंक ये बेसिक डिफरेंस आप लोग समझते हैं। बेटा जब हम इतने बड़े बड़े फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं ना, हमारा बैक्टीरिया क्लोनिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो जितना ज्यादा यहाँ पर ग्रो करेगा, जितना ज्यादा उसकी कॉपीज बनेंगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उतना मैं कमर्शियली बेच सकती हूँ, राइट। तो क्या किया जाता है, ये इकोलाई ग्रो कर रहा है, इकोलाई को ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए, ऑफ कोर्स एक मीडियम चाहिए। और बैक्टीरिया किस पे ग्रो करता है, कल्चर मीडियम पे, उसको एक कल्चर मीडियम देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। तो दो तरीके के कल्चर आप कर सकते हो। एक कल्चर होता है जिसको बोलते हैं बेटा बैच कल्चर, एक कल्चर होता है जिसको बोलते हैं बैच कल्चर। बैच कल्चर में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक बायोरिएक्टर, एक फर्मेंटर लिया, आपने अच्छा खासा जितना रिक्वायर्ड था उतना न्यूट्रिएंट मीडियम दिया और आपने बैक्टीरिया को ग्रो करने दिया। बैक्टीरिया से जितना प्रोडक्ट मिल सकता था मिल गया। एक बार ये सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल मान लेते हैं यूज कर लिया बैक्टीरिया ने, अब ये बैक्टीरिया मर ना जाए, टेंशन है ना, तो आप क्या करोगे, ये पूरा बैच अलग करोगे, इसको निकालकर एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में डालोगे, एक नए बायोफर्मेंटर में डालोगे, इसको बोलते हैं बैच कल्चर सिस्टम। तो उसमें बैच रेडी होता है, उसमें बहुत सारे इकोलाई का नुकसान होने का भी चांसेस होता है, रास्ते में डेथ होने का चांसेस होता है। प्रॉपर ट्रांसफर करने के लिए हर बार कितनी स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो टेंशन रहती है।
दूसरा सिस्टम लेकिन यहाँ पर आता है कंटिन्यूअस कल्चर, जिसको कंपैरेटिवली बेटर माना गया। दूसरा कल्चर होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या है, अगर ये आपके पास एक बीकर है, अगर अगर ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, ये आपके पास एक बीकर है, हाँ थोड़ा डिफरेंट मैंने मेरे तरीके का बीकर बनाया है, ठीक है, तो बीकर है। अब इसके अंदर आपको पता है आपका बैक्टीरिया ने ग्रो करना है, तो आपको न्यूट्रिएंट मीडियम देते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट मीडियम दोगे बैक्टीरिया यूज करता रहता है, उसको ग्रो करना है, उसको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको यूज करना है। इसमें क्या होता है बेटा, कंटिन्यूसली एक न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है, कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है। एक तरफ के आउटलेट से आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट ऑब्टेन करते रहते हो, जिसको फर्दर आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्योरीफाई करते रहते हो। तो कभी इनका कल्चर मीडियम खत्म ही नहीं होता, कुछ शिफ्ट करने का या प्रोडक्ट ऑब्टेन करने का सिस्टम ही नहीं है कि अलग अलग करना पड़े। साथ साथ न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है और साथ साथ ही प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो कंटिन्यूस ये सिस्टम चलता रहता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। बैच कल्चर में बैचेस बनते हैं कि इस बैच ने अपना न्यूट्रिएंट मीडियम सारा यूज कर लिया, अब इससे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लो, फिर एक नया बैच लेकर आओ, नया न्यूट्रिएंट मीडियम दो, तो वो थोड़ा टेडियस टास्क है। कंटिन्यूस कल्चर कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम ही दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। It can also be used when fresh medium is added to keep the cells active and increase cell multiplication, leading to higher yield of desired protein. देखो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। आपके पास बैक्टीरिया में डीएनए है और आपके पास प्लाज्मिड है। डीएनए के अंदर डिजायर्ड जीन है, वो आप सेल से आइसोलेट करोगे। पहले आप डीएनए आइसोलेट करते हो बेटा, फिर उसके फ्रेगमेंट्स कट करते हो, उसमें से आप डिजायर्ड जीन आइसोलेट करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऑब्टेन किया। दूसरे एक जगह से आपने प्लाज्मिड ऑब्टेन किया और दूसरी जगह से प्लाज्मिड एंड डीएनए फ्रॉम द सेल आर ट्रीटेड विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपने डीएनए ऑब्टेन किया, डीएनए भी ऑब्टेन किया, प्लाज्मिड भी ऑब्टेन किया, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, तो इसका कट और इसका कट सेम जगह पर लगा, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो आरडीएनए आपके पास रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो स्टिकी एंड्स हैं वो दोबारा वापस जुड़ जाएंगे। साथ में आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम भी इस चीज में मदद करेगा। उसको फिर आप कहाँ लेकर आओगे, बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल के अंदर आप ट्रांसफर करोगे। हर बार नहीं होगा ट्रांसफर, पर जिनमें होगा उनकी सिलेक्शन करोगे, उनकी स्क्रीनिंग करोगे, फिर उन बैक्टीरिया को आप मल्टीप्लाई होने दोगे, क्योंकि जितनी बार आप मल्टीप्लाई होने दोगे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उतनी बार क्लोन करेगा, बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करेगा और आपको आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आपको आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एकदम लास्ट टॉपिक आपके पास आता है बायोरिएक्टर्स। वैसे तो आपने पूरी चीजों के बारे में बात कर ली, पर ये जो टैंक है जिनके अंदर आप ऑप्टिमल कंडीशन मेंटेन करके रखते हो, उसके अंदर लगातार ऑक्सीजन चाहिए, पीएच अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। ऑक्सीजन देने के लिए एजिटेट करते हो तो कभी कभी झाग बन जाती है, फोम, उसको हटाना पड़ेगा। तो उन चीज़ों के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है बायोरिएक्टर्स के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस 2 तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं, नाम आपके लिए काफ़ी है, वहीं से आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ते हो। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत ना हो। कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।